नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो के 4 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं। दोस्तों, अक्टूबर महीने का पेंशन आपके खाते में कब जमा होगा, कितना जमा होगा, स्पर्श द्वारा एडवांस इंटीमेशन का मैसेज कब मिलेगा। दोस्तों त्योहारें खत्म हो गई हैं, जिनको भी डीआर का एरियर मिलना था मिल चुका है, और जिन पेंशनर्स को बोनस लागू था उनमें से बहुत सारे पेंशनर्स को बोनस मिल भी चुका है। लेकिन अगर उनमें से किसी पेंशनर को बोनस नहीं मिला है तो उनको डालना पड़ेगा सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस। जी हां, और किन पेंशनर्स को बोनस लागू है इसको लेकर के डिटेल्स में जानकारी सैनिक पाठशाला ने ऑलरेडी दी हुई है। सभी पेंशनर्स को नहीं मिलेगा बोनस दोस्तों, केवल कुछ ही पेंशनर्स को, और खास करके 2025 में रिटायरी, कुछ महीने के रिटायरी पेंशनर्स को ही बोनस मिलेगा। इस जानकारी को अच्छी तरीके से पाने के लिए आप सैनिक पाठशाला के पिछले वीडियोस देख सकते हैं कि किन को बोनस मिलेगा। चलिए, अब बोनस तो चला गया, डीआर का एरियर भी चला गया, तो खाते में पेंशन कब आएगा, बढ़ा हुआ पेंशन आएगा, इसके बारे में आगे जानेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, लाइफ सर्टिफिकेट कब कब जमा कर सकते हैं। अगर आप स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर हैं तो पीसीडीए का एक लेटर सामने आया है जिसमें क्लैरिफिकेशन हो रहा है कि आप कब लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों, 47 देशों की एक सूची जारी हुई है। एक रिपोर्ट सामने आया है कि 47 देशों में पेंशन प्रणाली को लेकर के एक सर्वे हुआ है जिसमें भारत का स्थान क्या रहा। क्या पेंशनर्स को भारत में अच्छी खासी पेंशन मिलती है, क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या पेंशन के मानक में भारत का स्थान अच्छा खासा है, इसको लेकर के एक रिपोर्ट सामने आया है, वो भी आगे जानेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, एमएससीपी को लेकर के माननीय कोर्ट का एक अहम फैसला आपको दिखाऊंगा जिसको आप सबको जान लेना जरूरी है, नहीं तो आपको भी हो सकता है नुकसान। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे इन्हीं विषयों को लेके। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, ये सामने के आंकड़े देखिए। अभी भी बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो सैनिक पाठशाला के वीडियोस तो देखते हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो ऐसे में वो व्यूअर्स आगे आने वाले समय में नुकसान में पड़ सकते हैं, क्योंकि उनको सैनिक पाठशाला से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियों से महरूम रहना पड़ सकता है दोस्तों। इसीलिए फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर जानकारी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है उनको नहीं बोल रहा हूं, सब्सक्राइब केवल एक ही बार करना होता है। और आगे अगर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ये कंप्लीटली आपकी विलिंगनेस के ऊपर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों जानकारियों की ओर। सबसे पहले पीसीडीए का लेटर स्पर्श पेंशनर्स कब कब भर सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र। जी हां, पीसीडीए का एक लेटर सामने आया है कि स्पर्श के पेंशनर्स कब कब भर सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र, इसको लेकर के जानकारी दी गई है। तो चलिए लेटर देखते हैं। दोस्तों, ये सामने आप पीसीडीए का एक लेटर देख पा रहे हैं जिसमें कर्नल साहब को पीसीडीए ने एक जवाब दिया है। जब कर्नल साहब ने जीवन प्रमाण पत्र यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछा तो पीसीडीए की तरफ से एक जवाब आया जो हर पेंशनर्स को जानना जरूरी है, महत्वपूर्ण है। सवाल जवाब थोड़ा सा पुराना है लेकिन बेहद महत्वपूर्ण और अहम है दोस्तों, क्योंकि अभी लाइफ सर्टिफिकेट भरा जाना है। कई सारे पेंशनर्स लाइफ सर्टिफिकेट भरना शुरू कर चुके हैं। तो ऐसे में जो सवाल किया गया था कर्नल साहब द्वारा, उसका क्या जवाब दिया गया आप यहां पर देख पा रहे हैं। विषय इसका है, पेंशनर द्वारा वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में कृपया आप अपनी शिकायत पंजीयन संख्या सो दिनांक 18 नवंबर 2023 का संदर्भ ग्रहण करें। अब जानकारी क्या है जो महत्वपूर्ण है, इस संबंध में आपको अवगत कराया जाता है कि रक्षा पेंशनर अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र किसी भी माह में स्पर्श पर जमा कर सकते हैं जो 1 वर्ष के लिए वैध होगा। यानी कि दोस्तों, ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने अक्टूबर में ही भरना है, आपने नवंबर में ही भरना है। आप कभी भी चाहें लाइफ सर्टिफिकेट भर सकते हैं, लेकिन इसका ड्यू डेट रहेगा 1 साल तक के लिए। जिस माह में वह अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करेंगे, अगले वर्ष पुनः उसी माह में अथवा उससे पूर्व अपनी सुविधा अनुसार वह अपना वार्षिक जीवन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। स्पर्श के पेंशनर्स के लिए कोई बंदिश नहीं है, आप कभी भी अपना जीवन प्रमाण पत्र भर सकते हैं, कभी भी लाइफ सर्टिफिकेट भर सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि अब की बार इस साल आपने जिस महीने में भरा है, अगले साल का भी ड्यू डेट उसी महीने का हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखें, जहन में रखें, और लाइफ सर्टिफिकेट समय से जरूर भरें। अपना ड्यू डेट स्पर्श के अंदर लॉग इन होकर के चेक कर लें और जल्दी से जल्दी अपने ड्यू डेट के हिसाब से लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट करें, नहीं तो पेंशन हो जाएगा बंद। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, एमएससीपी केस पर कोर्ट का एक अहम फैसला समझ लें पेंशनर्स, नहीं तो घाटा होगा। जी हां दोस्तों, एमएससीपी जो अपग्रेडेशन कर्मचारियों या पेंशनर्स को लागू होता है, 8 साल में नायक का, 16 साल में हवलदार का,
24 साल सर्विस होने पर न्याय सुधार का, या तो फिर एक ही रैंक में 8 साल होने पर अगले रैंक का एमएससीपी लागू होता है। लेकिन इसके कुछ क्राइटेरिया हैं। इस क्राइटेरिया में से एक क्राइटेरिया है दोस्तों, प्रमोशन के लिए आप अनविलिंग नहीं होने चाहिए। आपने अगर प्रमोशन कार्डर के लिए अनविलिंग दिया है तो ऐसे बहुत सारे वाकये हैं जिसमें माननीय कोर्ट ने कार्डर अनविलिंग को एमएससीपी ग्रांट किया है। लेकिन अगर आप प्रमोशन के लिए ही अनविलिंग कर देते हैं या कार्डर के अनविलिंग में कहीं अगर यह लिखा हुआ है कि एमएससीपी के लिए भी अनविलिंग होगा तो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसे केसेस में पेंशनर को थोड़ा सा जागरूक होकर के संजीदगी के साथ कोर्ट केस वगैरह करना चाहिए, नहीं तो आपका कोर्ट केस का पैसा भी ऐसे ही पानी में चला जाएगा। चलिए माननीय कोर्ट का एक जजमेंट आया, पहले उसको देखते हैं। दोस्तों ये माननीय एफटी का एक कोर्ट का ऑर्डर है, 16 अक्टूबर 2025 का ये जजमेंट का कॉपी है जो कि बहुत सारे पेंशनर्स को सीख दिलाता है। जी हाँ दोस्तों, नायक टीए सत्येंद्र सिंह जी का ये केस है। नायक टीए सत्येंद्र सिंह जी प्रमोशन कार्डर के लिए अनविलिंग थे, जिसकी वजह से उनको एमएससीपी मना किया था, तो उन्होंने एमएससीपी मांग करते हुए ये कोर्ट में केस किया था। तो कोर्ट ने उनके खिलाफ जजमेंट दिया और इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि उनका जो कार्डर के लिए अनविलिंगनेस का जो सर्टिफिकेट था उसमें कुछ ऐसे लाइन लिखे हुए थे जिस वजह से वो एमएससीपी के लिए इनएलिजिबल हो गए। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप अगर अनविलिंगनेस साइन करते हैं, कार्डर के लिए भी साइन करते हैं, तो उसका लैंग्वेज जरूर देख लीजिएगा कि अनविलिंगनेस में आखिर लिखा क्या हुआ है। और इनके केस में देखिए, ये अनविलिंगनेस फॉर प्रमोशन कार्डर एट दिस टाइम जो हेडिंग है और जो अनविलिंगनेस सर्टिफिकेट था वो तो प्रमोशन कार्डर को लेके था, लेकिन उसके अंदर क्या लिखा हुआ है ये महत्वपूर्ण है। आप देखिए, आई नंबर रैंक लांस नायक सत्येंद्र सिंह हैव बीन डिटेल्ड फॉर लांस नायक टू नायक प्रमोशन कैडर विद इफेक्ट फ्रॉम अगस्त 2019 टू सितंबर 2019। आगे देखिए दूसरा पैराग्राफ में, I wish to state that I am unwilling to attend the said cadre, यहां तक ठीक है। उसके आगे लिखा हुआ है and am unwilling for promotion this time। ये बहुत ही घातक लाइन है और मैं इस समय प्रमोशन के लिए भी अनविलिंग करता हूं। जी हां, अनविलिंगनेस सर्टिफिकेट तो कार्डर के समय दिया था, लेकिन कार्डर के लिए दिया था, लेकिन उसमें जो ये सेंटेंस जोड़ दिया गया एंड एम अनविलिंग फॉर प्रमोशन दिस टाइप, ये पेंशनर को नुकसान दिला गया। उसके साथ ही साथ तीसरा पैराग्राफ में और नुकसान करने वाली बात यह है, आई एम अवेयर दैट दिस अनविलिंगनेस फॉर प्रमोशन एट दिस टाइम विल डिनाई एमएससीपी एज ड्यू टू मी। यानी कि मुझे पता है कि ये जो अनविलिंगनेस मैं दे रहा हूं इसकी वजह से मुझे एमएससीपी मना कर दिया जाएगा। ये साफ साफ लाइनें लिख करके कार्डर का अनविलिंगनेस सर्टिफिकेट साइन किया गया, जिस वजह से इन पेंशनर को अब एमएससीपी लागू नहीं हो रहा है। क्योंकि माननीय कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया देखिए, इन व्यू ऑफ द अबव इट इज क्लियर दैट while tendering his unwillingness for promotion cadre he accepted that he will forego grant of financial upgradation under the MSCP scheme। यानी कि जब उन्होंने कार्डर के लिए अनविलिंगनेस सर्टिफिकेट दिया था तो उनको उस टाइम में पता था कि मुझे एमएससीपी का अपग्रेडेशन नहीं मिला था, नहीं मिलेगा, वो भी उन्होंने डिनाई कर दिया, छोड़ दिया उसी समय में। That being the position, the applicant having decided to give up his right for promotion by tendering his unwillingness is also not entitled that the benefits of second MSCP। यानी कि उनको अनविलिंगनेस देते टाइम, कार्डर के लिए अनविलिंगनेस देते टाइम ये पता था कि उनको आगे एमएससीपी भी नहीं मिलेगा, इस वजह से उनको एमएससीपी सेकंड एमएससीपी ग्रांट नहीं किया जा सकता और उनका अकॉर्डिंगली ओरिजिनल एप्लीकेशन इज डिसमिस्ड। यानी कि उनका जो दलील था, जो उन्होंने केस दायर किया था, जो रिक्वेस्ट किया था, जो एप्लीकेशन दिया था, उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। दोस्तों पेंशनर का बकायदा जो अनविलिंगनेस सर्टिफिकेट था उसमें क्लियर कट लाइनें लिखी हुई हैं कि प्रमोशन के लिए अनविलिंग हूं, एमएससीपी के लिए अनविलिंग हूं। इसलिए आप अगर कोई डिफेंस में अभी सर्विस में है और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप अनविलिंगनेस साइन करते टाइम इस बात को अपने जहन में जरूर रखिएगा कि अनविलिंगनेस में लाइनें किस तरीके की लिखी गई हैं। प्रमोशन कार्डर के लिए अनविलिंग है तो ठीक है, आगे कोर्ट केस के जरिए आपको मिल सकता है, लेकिन प्रमोशन के लिए अनविलिंग है, एमएससीपी के लिए अनविलिंग है तो आपको एमएससीपी नहीं मिल पाएगा। और कोर्ट केस, ऐसे केसेस में कोर्ट केस करने से भी माननीय कोर्ट का किस तरीके का जजमेंट आता है वो आपने अभी देख लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। दोस्तों अक्टूबर का पेंशन का स्पर्श से मैसेज और अब की बार 58% डीआर के साथ खाते में पेंशन कब और कितना। जी हाँ दोस्तों हमारा डीए डीआर मिलना जो था मिल गया, बोनस जिनको मिलना था मिल चुका है, जिनको नहीं मिला है आगे उन्होंने सीपी ग्राम से ग्रीवेंस डालना है। तो ऐसे में अब इंतजार है अक्टूबर के महीने का पेंशन का, क्योंकि अक्टूबर का महीने में पेंशन बढ़कर मिलेगा। दोस्तों
क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हमारा DADR 55 से 58% हो चुका है, जिसका हमें 3 महीने का एरियर मिल चुका है। अक्टूबर के महीने से 58% के हिसाब से हमें पेंशन मिला करेगा। आगे कितना पेंशन मिलेगा सटीक आपको छोटा सा एक फॉर्मूला समझाऊंगा। दोस्तों मैं हर ऐसी चीजों का फॉर्मूला बनाता हूं, जैसे कि 3 महीने का DADR का कैलकुलेशन हो, अब 58% के हिसाब से आपके खाते में कितना पेंशन आएगा उसका कैलकुलेशन हो, और ये फॉर्मूला दोस्तों हूबहू सटीक रहता है। किसी किसी के केस में 1 रुपए या 2 रुपए का हो सकता है डिफरेंस हो, लेकिन लगभग ये फॉर्मूला बिल्कुल सटीक रहता है। आप इत्मीनान रखें। अगर कोई आपको मिसगाइड करे कि सैनिक पाठशाला के फॉर्मूले सही नहीं है, तो आप मिसगाइड ना हो, सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े रहें और भरोसा रखें। और अक्टूबर के महीने में आने वाला जो पेंशन है आपके खाते में, उसका भी मैं हूबहू आंकड़ा बता दूंगा, शॉर्ट फॉर्मूला बता दूंगा। इससे पहले दोस्तों अक्टूबर महीने का जो पेंशन आएगा वो आखिरी वर्किंग डे यानी कि 31 अक्टूबर को ही आएगा। और जो बिहार के पेंशनर हैं या बिहार के कर्मचारी हैं, उनके लिए ये चांसेस हैं कि उनको थोड़ा जल्दी से जो है ये जो पेंशन हो या तो फिर पेमेंट हो मिल जाए, क्योंकि बिहार में छठ पूजा होता है दोस्तों। जैसे आपने देखा महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी से पहले पहले एडवांस में पेमेंट या पेंशन मिल गया, केरल में ओणम से पहले पहले एडवांस में पेंशन पेमेंट मिल गया, वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा की वजह से एडवांस में मिल गया, तो ऐसे ही बिहार में भी छठ पूजा से पहले पहले मिलने के चांसेस हैं। लेकिन बाकी जितने भी पेंशनर या कर्मचारी हैं या हमारे जो स्पर्श के पेंशनर हैं, उनको 31 अक्टूबर को ही खाते में पेंशन आएगा। अब रही बात स्पर्श से मैसेज कब आएगा, आज हो गया 24 तारीख, अगले 2 या 3 दिन के अंदर स्पर्श द्वारा आपके खाते में पेंशन का मैसेज आ जाएगा दोस्तों। और ये मैसेज कितना अमाउंट का आएगा, आपका बेसिक पेंशन के साथ 1.58 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपका बेसिक पेंशन और बेसिक पेंशन इंटू 1.58, जो आंकड़ा निकलेगा दोस्तों वही होगा आपका अक्टूबर के महीने में खाते में आने वाला पेंशन। आपको बता दूं 1 रुपए या 2 रुपए का हो सकता है, किसी किसी के केस में फर्क हो, सभी के केस में नहीं, वो भी किसी किसी के केस में हो सकता है फर्क हो, लेकिन लगभग पेंशनर्स के केस में हूबहू यही आंकड़ा निकल के आएगा। लेकिन आपका कम्यूटेशन करता है तो माइनस होगा, आपको एफएम मिलता है तो वो प्लस होगा, उसी हिसाब से आपको खाते में पेंशन दोस्तों अक्टूबर महीने का मिल जाएगा 31 अक्टूबर को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। पेंशन प्रणाली पर एक रिपोर्ट, दुनिया में भारत का स्थान क्या है। जी हां दोस्तों, 47 देशों का एक रिपोर्ट तैयार किया गया कि 47 देशों के अंदर पेंशन के मानकों पे भारत का क्या स्थान है, पेंशनर की भारत में क्या क्या सुविधाएं हैं, इन चीजों को लेकर के और क्या क्या सुधार की जरूरत है, उन चीजों को लेकर के एक रिपोर्ट सामने आया है। चलिए उस रिपोर्ट को देखते हैं। दोस्तों विभिन्न देशों के पेंशन प्रणाली को अवलोकन करते हुए एक रिपोर्ट सामने आया है, और इस रिपोर्ट के जरिए विभिन्न देशों के बीच में भारतीय पेंशन प्रणाली का क्या स्थान है, क्या दर्जा है, वो भी दिखाया गया है। जैसे आप देख पा रहे हैं रिपोर्ट, पेंशन कवरेज बढ़ाने के लिए न्यूनतम पेंशन गारंटी की जरूरत, भारत की पेंशन प्रणाली दुनिया में सबसे कमजोर, सिर्फ 25% श्रमिकों को कवरेज। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर पत्रिका न्यूज नेटवर्क की ये खबर है, नई दिल्ली से आई है। भारत की पेंशन प्रणाली को दुनिया में सबसे कमजोर सिस्टम में से एक माना गया है। मर्सर और CFA इंस्टीट्यूट की ओर से जारी ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 में भारत को 47 देशों की सूची में 45वां स्थान मिला है, और इसे डी ग्रेड के साथ सिर्फ 43.8 अंक दिए गए हैं। वहीं सिंगापुर में 86 अंक के साथ टॉप पर है। वहां सभी कर्मचारियों और स्थायी निवासियों को पेंशन के लिए अनिवार्य योगदान करना होता है। भारत को 2024 में भी सिर्फ 44 अंक मिला था। यह रिपोर्ट पेंशन प्रणाली के 3 मुख्य मापदंड पर निर्धारित है। पहला है पर्याप्तता, यानी रिटायर होने के बाद जीवन यापन के लिए मिलने वाला लाभ। दूसरा है सततता, यानी भविष्य में पेंशन की वित्तीय निरंतरता। और तीसरा है पारदर्शिता। रिपोर्ट के मुताबिक जहां नीदरलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क और सिंगापुर जैसी देश में पेंशन लाभ पर्याप्त, टिकाऊ और भरोसेमंद है, वहीं भारत कई मोर्चों पर पीछे है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और भी कई सारे यहाँ पर फैक्ट्स रखे गए हैं। भारत इन मोर्चों पर पीछे है। किन किन मोर्चों पर भारत पीछे है? कम कवरेज, भारत की पेंशन प्रणाली केवल 25% श्रमिकों तक ही पहुंची है, क्योंकि अधिकांश श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं। अधिकांश रिटायर कर्मचारियों की पेंशन जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है। आगे देखिए, समय पूर्व निकासी,
पीएफ खाते से समय से पहले निकासी से रिटायरमेंट और पेंशन के लिए लोगों की बचत कम हो जाती है। स्वैच्छिक पेंशन योगदान पर सीमित छूट होता है। कमजोर नियामक ढांचा, ईपीएफओ, एनपीएस और प्राइवेट पेंशन फाइनेंस के बीच में नियामक समन्वय की कमी है। आगे देखिए दोस्तों, न्यूनतम पेंशन का अभाव, गरीब वृद्ध नागरिकों के लिए कोई राष्ट्रीय न्यूनतम आय गारंटी नहीं है। अनौपचारिक और गिग सेक्टर के कामगार पेंशन कवरेज से बाहर हैं। निवेश पर प्रतिबंध, पेंशन फंड्स को कई निवेश प्रतिबंधों का पालन करना पड़ता है, जिसमें उन्हें लंबी अवधि में उच्च लाभ कमाने में कठिनाई होती है। और सुधार के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं वो भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। न्यूनतम समर्थन पेंशन लागू करना ताकि गरीब वृद्धों को भी जीवन यापन के लिए मदद मिले और आर्थिक सुरक्षा मिले। अनौपचारिक क्षेत्र में कामगारों और गिग वर्कर्स को पेंशन कवरेज में शामिल करना। पेंशन लाभ रिटायरमेंट के समय के लिए सुरक्षित रखें, समय से पहले निकासी पर रोक लगे। निजी पेंशन योजनाओं में पारदर्शिता, मजबूत नियमन लागू करना। निवेश में लचीलापन देना ताकि अधिक रिटर्न मिल सके। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो रिपोर्ट सामने आई है, यहाँ भारत का स्थान काफी नीचे दिखाई दे रहा है। हालांकि यहाँ जो चीजें, जो फैक्ट्स हम देख रहे हैं, ये लगभग जो प्राइवेट सेक्टर के पेंशन प्रणाली है या जो एनपीएस की पेंशन प्रणाली है उसको लेकर के ये रिपोर्ट लग रहा है। हालांकि फिर भी जब पेंशनर्स के लिए रिपोर्ट निकला है तो ये कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है। तो ये रिपोर्ट बहुत अच्छा नहीं है दोस्तों। अगर इस रिपोर्ट की हम बात करें तो चिंताजनक है, लेकिन पेंशन में नए नए सुधार भी हो रहे हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में जरूर कुछ ना कुछ सुधार होगा। और 8वां पे कमीशन में इस तरीके के आगे 8वां पे कमीशन के बाद जो भी रिपोर्ट आएंगे, हम आशा करते हैं कि भारत कम से कम टॉप 10 में आ जाए दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।